गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। शुरू करें। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कि भाई लागत के कारक कौन से हैं, किन के कारण लागत लगती है। मेनली एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर अपन क्या करते हैं भाई, जैसे ये पेन बनाएंगे तो क्या लगेगा, इस पेन को बनाने के लिए मटेरियल और उसमें लेबर लगेंगे और ओवरहेड लगेंगे। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। अब ये जो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड है, इनका वापस क्या करते हैं अपन, क्लासिफिकेशन करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हालांकि इसमें अपने को ज़्यादा अभी दिक्कत देखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये अपने वापस डिटेल में पढ़ने हैं, ये अपने सिलेबस में ही है। अभी सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब देखिएगा भाई, पेन बनाएंगे तो क्या होगा, पेन के लिए कुछ मटेरियल लगेगा, प्लास्टिक लगेगा, इंक लगेगी। ये हो गया अपना मटेरियल हो गया। उसमें कुछ काम करने वाले लेबर लगेंगे और उसके अलावा कुछ खर्चे लगेंगे, जैसे कि भाई मशीन चलेगी तो उसका पावर कंजम्पशन होगा, और जैसे जो प्लांट होगा उसके सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होंगे, और उस प्लांट के लिए अपने को इंश्योरेंस वगैरह करवाना पड़ेगा। तो कई तरीके के खर्चे लगे। मेनली अपन ने उनको 3 कैटेगरी में बांट दिया, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। अब मटेरियल क्या है, मटेरियल को अपन ने आगे वापस 2 भागों में बांटा कि भाई एक तो डायरेक्ट मटेरियल और एक इनडायरेक्ट मटेरियल है। समझिएगा, डायरेक्ट मटेरियल क्या है कि अपन ये पेन बनाएंगे तो इस पेन को बनाने के लिए क्या चाहिएगा, प्लास्टिक चाहिएगा, इंक चाहिएगा। ये मटेरियल क्या है, ये ऐसा मटेरियल है जो इस प्रोडक्ट में लगेगा और जो ये प्रोडक्ट के साथ क्या होगा, आगे बाहर भी जाएगा। ये पेन जब अपने पास आएगी तो अपन देख सकते हैं कि इसके अंदर मटेरियल जो प्लास्टिक लगा हुआ है और इसके अंदर इंक लगी हुई है। ये तो जो चीज़ है वो क्या है, अपने को सीधा सीधा दिख रहा है। क्या सिर्फ यही लगेगा क्या, नहीं। हमारी जो मशीन चलेगी उस मशीन के अंदर मान लीजिए पेट्रोल लगेगा, तो है वो भी हमारे लिए एक तरीके का कंज्यूमेबल कहते हैं या मटेरियल कहते हैं। क्लियर है। लेकिन क्या वो हमारे प्रोडक्ट के साथ बाहर जाएगा, क्या नहीं जाएगा। क्लियर है। तो वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या है, सीधा ऐसा मटेरियल जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट के साथ रहेगा और बाहर जाएगा, वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट मटेरियल। और बाकी के जो मटेरियल होंगे वो क्या होंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल। अगर अपन लेबर की बात करें, सेम कॉन्सेप्ट है लेबर के केस में भी। जैसे कि अपना काम है जैसे बीड़ी बनाने का, तो 10 लेबर लगा रखे हैं जो क्या करते हैं, बीड़ी बनाते हैं और उनके ऊपर वो डोरा वगैरह लगाते हैं। और 2 लेबर लगा रखे हैं जो क्या करते हैं, ये जब काम पूरा हो जाता है दिन का, जब भी, तो शाम को आते हैं और वो क्या करते हैं, उसको क्लीन करते हैं। तो जो बीड़ी के ऊपर काम कर रहे हैं वो तो क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि वो किसके ऊपर काम कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। क्लियर है। दूसरे वाले जो साफ सफाई कर रहे हैं, क्या वो डायरेक्टली प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, क्या नहीं। समझ आ रही बात। लेकिन वो भी ज़रूरी है, वो भी एक तरीके से असिस्ट कर रहे हैं, तो वो क्या इसमें आ जाएंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल। सेम वैसा वैसा ओवरहेड। अगर कोई डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड, यहाँ जब भी मैं प्रोडक्ट बात कर रहा हूँ तो हो सकता है अपन सर्विस में हो तो सर्विस के केस में भी इसी तरीके से बात करेंगे। तो जो खर्चे डायरेक्टली मटेरियल पे लगते हैं, डायरेक्टली प्रोडक्ट पे लगते हैं, वो डायरेक्ट हो जाएंगे, और जो इनडायरेक्टली खर्चे लगते हैं वो अपने इनडायरेक्ट में आ जाएंगे। क्लियर है। डायरेक्ट खर्चों को अपन चार्जेबल एक्सपेंसेज भी कहते हैं। हालांकि इसके ऊपर अपन ज़्यादा डिटेल में अभी बात करेंगे नहीं, क्योंकि अपने को मटेरियल भी पढ़ना है, लेबर भी पढ़ना है और ओवरहेड भी पढ़ना है। क्लियर है यहाँ तक का। क्लियर है, समझ आ रही बात।
अभी के लिए अपन इतना ही इसको चल रखते हैं, ज़्यादा इसके अंदर डिटेल में नहीं जाते क्योंकि अपने को ये पूरे टॉपिक आगे वैसे ही पढ़ने। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट ओवरहेड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं या इनडायरेक्ट ओवरहेड कहते हैं। इन तीनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? ओवरहेड ही बोलते हैं। हालांकि इसको अपन आगे ज़्यादा डिस्कशन इसका ओवरहेड चैप्टर के अंदर ही करेंगे जब पढ़ेंगे तो, क्योंकि वहाँ पर अपन इसका एलोकेशन और एब्जॉर्प्शन वगैरह पढ़ेंगे। क्लियर है? अब इसके बाद में क्या होता है, ये जो हमारी कॉस्ट लगती है, एक तो ये हम इस तरीके से बांट सकते हैं कि भाई एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के हिसाब से बांट सकते हैं कि मटेरियल, लेबर और ओवरहेड के हिसाब से बांट सकते हैं। एक हम इसी कॉस्ट को बिहेवियर के हिसाब से भी बांट सकते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, बिहेवियर के हिसाब से किस तरीके से बांटते हैं। देखो, ये शुरुआत हुई कहाँ से, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से है, ये पॉइंट कहाँ से है? ये पॉइंट आया मार्जिनल कॉस्टिंग नाम के चैप्टर से। समझिएगा, एक सीधा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि भाई हमारी क्या थी, एक कोई गांव में एक दुकान थी जिसमें वो क्या कर रहा था, एक दुकानदार था, 1 लाख रुपए में 10,000 पेन बनाता था। इसकी पर पेन कॉस्ट लगती थी 10 रुपये, और वो इसमें 5 रुपये का मुनाफा जोड़ता और 15 रुपये में क्या कर देता, सेल कर देता। सही इसका व्यापार चल रहा था, कोई इसकी प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, जब तक कि इसके पड़ोस में कोई और दुकानदार नहीं आ गया। फिर इसके जस्ट पास में एक नया यंग दुकानदार है, इसकी अच्छी दुकान चल रही थी, यंग दुकानदार है, ये दुकानदार ये है, और ये आ गया दुकानदार बी। दुकानदार बी ने क्या किया, इसी पेन को आगे जाके, मतलब यही पेन जो है उसको इसने 8 रुपये में बेचना शुरू कर दिया। दुकानदार ए ने सोचा कि कोई बात नहीं, जो उसमें है नया आया है और ये कितने दिन चलेगा। भाई अल्टीमेटली इसको पता है कि कॉस्ट कितनी लग रही है, 10 रुपये लग रही है, ये बेच कितने में रहा है, 8 रुपये में। तो इसने कहा कि 2 रुपये का इसको घाटा हो रहा है, तो जितनी पेन ज़्यादा बेचेगा उतना ज़्यादा घाटा होगा। इस हिसाब से उसने इसके लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना। साल भर चलता रहा, इसके घर में गाड़ी आने लगी, घर बनने लगा, और कुल मिला के ये अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। फिर इससे रहा नहीं गया कि इसके पास गया, भाई ये क्या सीन है, भाई 10 रुपये में पेन बनती है, तेरे भी 10 रुपये में बनती होगी। उसने कहा सेम है, 1 लाख रुपये में 10,000 पेन बनती है। और उसने कहा फिर 10 रुपये में बनता है तो तू 8 रुपये में कैसे बेच रहा है, और 8 रुपये में बेच रहा है तब तो तेरा पर पेन 2 रुपये का घाटा होना चाहिए। उसने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, 2 रुपये का घाटा होना चाहिए। उसने कहा फिर तुम मुनाफा कैसे कमा रहे हो, क्या जोड़ कर रहे हो? उसने कहा कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपने ये जो कॉस्टिंग की है, ये कॉस्टिंग की एक टेक्निक है जिसे आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहते हो। ये आपका पुराना तरीका है, और मैं जो है वो मेरी कॉस्ट कैलकुलेट करता हूँ, वो करता हूँ मैं मार्जिनल कॉस्टिंग से। 2 टेक्निक है अलग अलग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग। आगे अपन टेक्निक जब पढ़ेंगे तब भी वापस इनका रेफरेंस आएगा। उसने कहा कि माना भाई कोई बात नहीं, तुम किसी और तरीके से कॉस्ट कैलकुलेट करो, हम कोई और तरीके से कॉस्ट कैलकुलेट करें, लेकिन पैसा तो वही जा रहा है ना, उसमें तो कोई चेंज नहीं। उसने कहा देखो समझिएगा, उसने कहा कि ये जो 1 लाख रुपए है, ये जो 1 लाख रुपए लगते हैं, मैंने क्या किया, इन 1 लाख रुपए को, इस कॉस्ट को मैंने 2 तरीके की कॉस्ट में एनालिसिस किया, तब पता चला कि ये जो कॉस्ट है वो 2 तरीके। एक जो कॉस्ट है वो कौन सी है, प्रोडक्ट कॉस्ट है, और एक जो है वो कौन सी है, पीरियड बेस्ड कॉस्ट है। एक जो प्रोडक्ट बेस्ड कॉस्ट है और एक पीरियड बेस्ड कॉस्ट है। इसको भी बेस्ड लिख देते हैं। और इस 1 लाख में से अगर आप पता करोगे तो 60,000 जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड कॉस्ट है और 40,000 पीरियड बेस्ड कॉस्ट है। उसने कहा कि ये क्या रामायण है भाई,
60,000 और 40,000 पीरियड बेस्ड कॉस्ट और प्रोडक्ट बेस्ड कॉस्ट। उसने कहा देखो ये जो 1,00,000 रुपए लग रहे हैं ना, ये सारी कॉस्ट का बिहेवियर एक जैसा नहीं है, सबका व्यवहार एक जैसा नहीं है। उसने कहा कैसे? उसने कहा ये 40,000 जो खर्चे हैं वो कैसे पीरियड के हिसाब से लगते हैं। हमने कहा कि कैसे? उसने कहा जैसे कि आपके जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी, उसको कैसे देते हो? हमने कहा कि पर मंथ देते हैं, मान लीजिए पर मंथ 5,000 देते हैं या 2,000। उन्होंने कहा कि 1 महीने का आपने उससे तय कर रखा है 5,000 रुपये। क्या आपकी सेल यूनिट 1,000 हो तो आप उसे कितना दोगे? हमने कहा कि वही 5,000 रुपये, क्योंकि 5,000 रुपये रख रखा है। 10,000 यूनिट सेल हो तो हमने कहा 5,000। अगर 1,00,000 यूनिट सेल हो तो हमने कहा 5,000। तो उसने कहा कि क्या इस कॉस्ट का प्रोडक्ट कितने बनाते हैं या कितने सेल करते हैं, इस चीज़ से कोई इसका रिलेशन है नहीं। समझ आ रही बात? इससे कोई रिलेशन है क्या? नहीं। ये वाली जो कॉस्ट है इसका रिलेशन किससे है? मात्र और मात्र आपके पीरियड से। जैसे ही समय पूरा होगा वैसे ये क्या हो जाएगी, कॉस्ट लगेगी। जैसे आपका हो गया किराया, रेंट। अब जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए हमने कोई जगह किराए पर ले ली, अब उसका किराया है मान लीजिए मंथली 40,000 रुपये। अब उसमें अगर एक स्टूडेंट आएगा तो भी हमें 40,000 देने, 100 स्टूडेंट आते हैं और 100 स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो भी वो 40,000 है, और 500 स्टूडेंट आते हैं और 500 को पढ़ाते हैं तो भी कितना है, 40,000 रुपये। और कोई स्टूडेंट नहीं आता है, हम खुद आते हैं, बहुत बड़ा हॉल ले रखा है और क्रिकेट का वो स्टम्प वगैरह लगाते हैं और छोटा क्रिकेट खेलते हैं, तो भी जैसे ही मंथ एंड होगा हमें क्या करना होगा, उसे 40,000 रुपये देने होंगे मकान मालिक को। क्या हम ऐसा कह सकते हैं मकान मालिक को कि भाई इस महीने तो हमने कोई स्टूडेंट को पढ़ाया ही नहीं, तो हम किस बात का किराया दें? समझ आ रही बात? तो भी देना पड़ेगा। हालांकि कोरोना में बहुत सारी दुकानें बंद रही तो भी क्या करना पड़ा था, किराया देना पड़ा था। हालांकि कुछ लोगों ने माफ़ किया, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये खर्चे कैसे, पीरियड के बेस पे, जैसे पीरियड कंप्लीट होगा वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक्सपेंस जो है या ये कॉस्ट जो है इसे क्या करना होगा, बियर करना होगा। क्लियर है? और कुछ कॉस्ट जो है वो क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड कॉस्ट। कुछ कॉस्ट क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड कॉस्ट। ये कौन सी? अब जैसे स्टूडेंट के नोट्स हो गए, वो नोट्स हमें कब प्रिंट करवाने, जब स्टूडेंट आए। मान लीजिए एक स्टूडेंट आएगा और एक स्टूडेंट के नोट्स की प्रिंट करवाने कॉस्ट जो 300 रुपये। तो एक स्टूडेंट आएगा तो एक सेट बनवाएंगे 300 रुपये लगेंगे, 2 स्टूडेंट आएंगे तो 600 रुपये, 3 स्टूडेंट आएंगे तो 900, 4 आएंगे तो 1200। जितने स्टूडेंट आएंगे उतने जो है वो बनाएंगे। या फिर जैसे पेन को बनाते हैं तो पेन का प्लास्टिक, एक पेन को बनाने मान लीजिए 2 रुपये का प्लास्टिक और 1 रुपये की इंक लगती है। तो अगर एक हम पेन बनाएंगे तो कितने रुपए का खर्चा आएगा, 2 रुपये का प्लास्टिक और 1 रुपये की इंक, 3 रुपये। 2 बनाएंगे तो 6, 3 बनाएंगे तो 9, 4 बनाएंगे तो 12। समझ आ रही बात? ये कॉस्ट किससे रिलेटेड है, प्रोडक्ट से रिलेटेड। जैसे जैसे हम प्रोडक्ट बनाएंगे वैसे वैसे कॉस्ट लगेगी। अगर प्रोडक्ट नहीं बनाते, मान लीजिए हमने कोई स्टूडेंट को नहीं पढ़ाया, तो क्या हम नोट्स प्रिंट करवाएंगे क्या? नहीं। मान लीजिए हमने 100 स्टूडेंट को पढ़ाया तो हमें कितने नोट्स सेट बनाने पड़ेंगे, 100। तो 100 × 300 जो वो प्रिंटिंग कॉस्ट लगेगी। क्लियर है? अगर हमने 100 पेन बनाई तो 100 × 3, 300 रुपये का अपने को मटेरियल खरीदना होगा, और अदरवाइज नहीं बनाते हैं तो 1 रुपये का भी खरीदने की ज़रूरत नहीं। उसने कहा कि ठीक, माना, ये जो आपने बात कही वो हमने मानी। उसने कहा इससे क्या फ़र्क पड़ा? उसने कहा कि ये जो 60,000 जो प्रोडक्ट बेस्ड कॉस्ट है ना, मैं सिर्फ इसे ही कॉस्ट मानता हूँ, मैं इसे कॉस्ट ही नहीं मानता हूँ। पहले वाले आदमी ने कहा क्यों भाई, ये देना नहीं पड़ता है? उसने कहा जिस चीज़ का मेरे डिसीजन से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, उस कॉस्ट को कंसिडर करके मैं क्यों दिमाग ख़राब करूँ भाई? वो कॉस्ट मेरे हाथ में ही नहीं है, तो मैं उस चीज़ के बारे में सोच विचार करके मैं अपना क्यों समय जाया करूँ और क्यों मैं चिंता में रहूँ? मैं चिंता करता हूँ सिर्फ इस चीज़ की। और इसीलिए मैं मेरे एक प्रोडक्ट की कॉस्ट, जो कि आप एक प्रोडक्ट कॉस्ट 1,00,000 बटा 10,000 10 मान रहे थे, मैं मानता हूँ 60,000 रुपये में मेरी 10,000 यूनिट बन जाती है, तो मेरी एक यूनिट जो वो 6 रुपये में बन जाती है। मैं बेचता कितने में हूँ? 8 रुपये में। एक पेन जैसे ही बनाता हूँ, मैंने 6 में उस पेन को बनाया और 8 रुपये में बेचा, तो एक पेन को बेचने में मुझे क्या हो गया, 2 रुपये का फ़ायदा हो गया। उसने कहा फिर ये 40,000 ये तो आपके बच गए,
भाई ये 40,000 का भी खर्चा तो लगा। उसने कहा लगा, माना। मैंने जैसे ही 20,000 पेन बेच दी, उस वक्त मैं क्या आ गया, ब्रेक इवन पॉइंट पे, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। ये 40,000 भी कवर कर लिए, ये 6 रुपये पर यूनिट जो मेरे बन रहे थे वो तो मैं कवर कर ही रहा था, एक्स्ट्रा 2 रुपये कवर कर रहा था, एक पेन पे 2 रुपये एक्स्ट्रा कवर कर रहा था। 20,000 पेन जब बेची तो 20,000 इंटू 2 40,000 रुपये का मैंने ये कवर कर लिया। क्योंकि मार्केट में आप सब लोग कितने में बेच रहे थे, 15 में, मैं कितने में बेच रहा था, वही चीज़ 8 रुपये में, तो मेरी डिमांड क्या आएगी, दबा के सारे लोग मेरे पास ही खरीदने आएंगे। फिर इसके बाद में ये जो 20,000 पेन है, उसके बाद में जितनी भी यूनिटें बेचता हूँ, जैसे मैंने 50,000 बेची, तो उस केस में क्या होगा, 20,000 तक का तो ब्रेक इवन पॉइंट है, नो प्रॉफिट नो लॉस, और उससे ऊपर वाले 30,000 यूनिट है जो मैंने बेची, पेन बेची, उन पे मैंने 60,000 रुपये का क्या कर लिया, मुनाफा कमा लिया। समझ आ रही बात? तो वहाँ पर क्या कर लिया मैंने, मुनाफा कमा लिया। तो ये जो कॉस्ट है, जो यहाँ कॉस्ट को हमने अलग अलग एनालिसिस किया है, ये एक प्रोडक्ट बेस्ड कॉस्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, या जिसे हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ये जो है पीरियड बेस्ड कॉस्ट, इसे हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर है क्या, ये वर्ड समझ आए? हालांकि होता क्या है कि जैसे लगभग सब में क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग अपने आप में चैप्टर होता है और वो दे रखा होता है। अब अपने दे नहीं रखा है तो अपन इतना ज़्यादा इस डिटेल में जाएंगे नहीं। आपका क्वेश्चन जहाँ से बन सकता है उतना तक का पार्ट में आपको बता देता हूँ। बाकी मार्जिनल का जहाँ से जितना पार्ट बन सकता है उतने पार्ट तक का अपन बात कर लेते हैं। क्लियर है? अब अपन ने इसके अंदर एक और वर्ड बीच में इसका मार्जिनल का जो सीखा वो मैं आपको और बता देता हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट किसे कहते हैं? नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसा पॉइंट जहाँ पर अपने को ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। जैसे लास्ट वाला एग्जांपल के अंदर अगर बात करें तो वो कितनी यूनिट पे था, 20,000 पेन पे। कैसे था, 20,000 पेन जब हम बेचते थे तो हमें सेल्स वैल्यू क्या मिलती थी, 20,000 इंटू 8, 8 दूनी 16, ये मिल गए अपने को 1,60,000 रुपये। उसमें से लेस करें अपन वेरिएबल और मार्जिनल कॉस्ट, तो वो हो गई 20,000 इंटू 6, 6 दूनी 12, 1,20,000। बाकी बचे कितने, 40,000 रुपये। ये जो वर्ड है इसको हम प्रॉफिट नहीं कह सकते क्योंकि अपन ने इसमें से सारी कॉस्ट कैलकुलेट लेस नहीं की है, तो इसको एक नया वर्ड दिया जाता है, कंट्रीब्यूशन। और इसमें से अपन क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि अपनी कितनी लग रही थी, 40,000। तो ये लेस करने पे अपना कितना बचता है, अपना प्रॉफिट जो है वो कितना बचता है, नहीं। इसके साथ एक वर्ड है जो आप सिर्फ वर्ड समझ लीजिएगा। ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर की जो भी सेल होती है उसे अपन क्या कहते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल। उससे अपन क्या कहते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। जैसे कि अपन बात करें इस वाले एग्जांपल में, जब हम 50,000 यूनिट बेच रहे थे तो 20,000 तक तो ब्रेक इवन पॉइंट है, और उससे ऊपर की जो 30,000 है वो क्या हो जाएगी हमारी, जैसे 50,000 बेच रहे थे तो 50,000 में कितना हो जाएगा, 50,000 इंटू 8 कितना हो गया, 8 पंजा 40, 4 लाख, और 6 इंटू 50,000 5 30, 3 लाख। ये कितना बचेगा, 1 लाख। उसमें से ये चले गए अपने 40,000, तो बाकी बचे 60,000 रुपये। ये टोटल सेल्स कितने पे, 50,000 यूनिट पे। क्लियर भाई? अगर 20,000 यूनिट सेल करते हैं तो ये वाली सिचुएशन है, 50,000 यूनिट सेल करते हैं तो अपनी कौन सी सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन है कि भाई ये रहेगा अपना प्रॉफिट और लॉस वगैरह सिचुएशन, ये रहेगा।
हाँ रिलेवेंट है, रिलेवेंट अभी अपन बात कर लेंगे इसके बारे में, बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि अपन बात करें अभी जस्ट। इसके बाद में अपन यही पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉस्ट जो वो पढ़ेंगे, जिसमें सारी देख लेंगे। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट क्या होती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, रिलेवेंट कॉस्ट क्या होती है, संक कॉस्ट क्या होती है वगैरह सारे वर्ड जो वो देख लेंगे। क्लियर है। अब ये जो 20,000 से ऊपर के पॉइंट है ना, 20,000 यूनिट से ज़्यादा की जो सेल है, 20,000 से 50,000 तक की, ये जो 30,000 है उसको अपन क्या कहते हैं, MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बस इतना ध्यान रखिएगा, बाकी इससे ज़्यादा मार्जिनल अपने है नहीं चैप्टर, तो अपने को पूछा नहीं जाएगा कि भाई एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है, ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर की जो सेल होती है वो क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल से। क्लियर है। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, जो कॉस्ट है वो दो कैटेगरी की हो गई, फिक्स्ड कॉस्ट और एक हो गई अपनी वेरिएबल और मार्जिनल कॉस्ट। एक और आती है जो कि इनके दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स रखती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ऐसी कॉस्ट जिसमें कुछ गुण तो क्या है, फिक्स्ड के हैं और कुछ गुण किसके हैं, वेरिएबल के। फॉर एग्जांपल समझिएगा, जैसे अपने लाइट का बिल आता है तो उसके अंदर क्या होता है, 150 रुपये तो फिक्स चार्जेज हैं, 150 तो जैसे फिक्स चार्जेज है, और उसके अलावा जितनी यूनिटें कंज्यूम करते हैं उसके हिसाब से कॉस्ट लगती है, तो उसे अपन क्या करते हैं, सेमी वेरिएबल। क्यों, ऐसी कॉस्ट जिसके अंदर कुछ पार्ट तो क्या है, कुछ पार्ट तो है फिक्स्ड कॉस्ट और कुछ पार्ट है वेरिएबल कॉस्ट। अब इसमें क्या होता है, जैसे सेमी वेरिएबल के अंदर कभी कभी ऐसा पूछा जा सकता है भाई सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का पता कैसे करें। तो फिर जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, छोटा सा दिया कि हम 1,000 यूनिट बनाते हैं, हम 1,000 यूनिट बनाते हैं तो हमारी कॉस्ट लगती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है 10,000 रुपये। वही जब हम 1,500 यूनिट बनाते हैं तो हमारी कॉस्ट लगती है 12,000 रुपये। तो बताइए इस कॉस्ट में से वेरिएबल पार्ट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है और फिक्स कॉस्ट कितनी है। थोड़ा सा ट्राई कीजिए, अगर हो जाए तो, नहीं तो फिर मैं करवाता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि अगर हम 1,000 यूनिट बनाते हैं तो हमारे 10,000 रुपये लगते हैं, और वहीं पर अगर हम 1,500 यूनिट बनाते हैं तो हमारे 12,000 रुपये लगते हैं। तो बताइए वेरिएबल कॉस्ट कितनी है और फिक्स कॉस्ट कितनी है इसमें से। चार जो है वो वेरिएबल है। कैसे पता करेंगे भाई, सिंपल सा देखो, ये जो 10,000 है और ये 12,000, इन दोनों में क्या है, कुछ पार्ट है फिक्स्ड और कुछ पार्ट है वेरिएबल। सेम इसमें भी कुछ पार्ट है फिक्स्ड और कुछ पार्ट है वेरिएबल। अगर हम सोचें कि भाई जब यूनिटों का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो कौन से वाले पार्ट में चेंज आएगा, क्या फिक्स वाले पार्ट में चेंज आएगा, क्या नहीं, सिर्फ किस में चेंज आएगा, वेरिएबल वाले में। किस में चेंज आएगा, सिर्फ वेरिएबल वाले में। तो ये जो 2,000 रुपये बढ़े हैं, ये 2,000 रुपये क्या है, सिर्फ वेरिएबल। और ये 2,000 रुपये कितने यूनिट के लिए लगे हैं, 1,000 से 1,500, कितनी 500 यूनिट के लिए। तो पर यूनिट कितना हो गया, 4 रुपये। और वापस अगर आप पता करना चाहते हो तो कि भाई 1,000 रुपये कितना है, वेरिएबल 4 के हिसाब से कितना हो गया, 1,000 इंटू 4, 4,000, और फिक्स्ड कितना हो गया, बाकी बचा जो 10,000 में से 4,000 ये चले गए तो 6,000। यहीं पर 1,500 पे बात करें तो 1,500 इंटू 4 कितने को, 15 तो 45 चौक 60, 6,000 ये हो गए, और फिक्स तो वही 6,000 है, तो ये 12,000 जो कि अपना सही। क्लियर, समझ आ गई ये।
क्लियर है। तो अपन ने एक तो कहा कि भाई एलिमेंट के हिसाब से कौन से हो गए, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, जिसको आगे अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर बांटते हैं। फिर अपन ने कहा कि कॉस्ट को अगर बिहेवियर के हिसाब से देखें तो फिक्स कॉस्ट, या जिसे अपन कहते हैं पीरियड बेस्ड कॉस्ट, और सेकंड होता है अपना वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट या प्रोडक्ट बेस्ड कॉस्ट, तीसरा होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये तीन तरीके की कॉस्ट होती है। ये किसके हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से। क्लियर है, ओके। उसके बाद में आता है फंक्शन के हिसाब से। फंक्शन के हिसाब से सिंपल सा है कि भाई कहाँ कहाँ कॉस्ट लगती है उसके हिसाब से, जिसमें जैसे हो गया एक तो प्रोडक्शन, ये नॉर्मली ओवरहेड के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, तो प्रोडक्शन ओवरहेड और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये ओवरहेड के बारे में ही, ओवरहेड के हिसाब से बात करते हैं अपन। पहले मैं लिख देता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और लास्ट हो गया आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड। भाई सीधी सी बात है, अगर अपन प्रोडक्ट बनाएंगे तो जो उनके प्रोडक्शन में या उनके मैन्युफैक्चरिंग के वक्त जो खर्चे लगते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। भाई पेन बनाएंगे तो पेन को बनाने के लिए कुछ खर्चे लगेंगे, वो सारे तो किस में आ जाएंगे, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। एक्चुअली क्या होता है, इसको फैक्ट्री ओवरहेड भी कह सकते हैं कि भाई फैक्ट्री के अंदर कुछ खर्चे लगते हैं जहाँ पर अपना ये सारा काम होता है। एक फैक्ट्री है जिसके अंदर पेन बन रही है तो उसमें बहुत सारे खर्चे लगेंगे, तो उसको अपन क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। एक वर्ड है थोड़ा सा, अभी अपन इसके बाद में बात करते हैं। तो वो हो गए फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अब फैक्ट्री अकेले सिर्फ काम नहीं करेगी भाई, ऐसा तो है नहीं कि फैक्ट्री के अंदर पेन बनाएंगे बस बात खत्म हो गई। एक अलग से डिपार्टमेंट होगा जिसके अंदर मैनेजर वगैरह बैठेंगे जो कि क्या करेंगे, इसको एडमिनिस्टर करेंगे, भाई इसकी इतनी कॉस्ट लग रही है, इतने में बेचेंगे, इस तरीके से मार्केटिंग करेंगे वगैरह वगैरह। उस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के भी कुछ खर्चे होंगे, वो क्या कहलाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। भाई अल्टीमेटली वो भी इस प्रोडक्ट के लिए लग रहे हैं, तो इस प्रोडक्ट से ही चार्ज करने, इस प्रोडक्ट की कॉस्ट में ही मान के इसका क्या करना होगा, खर्चा कस्टमर से रिकवर करना होगा, नहीं तो फिर ये क्या हो जाएगी, अपनी कॉस्ट लग जाएगी। बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेस का सक्सेस जो है वो ट्रू कॉस्ट कैलकुलेशन पे। अगर ट्रू कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तभी आपको सही सेल प्राइस आप डिसाइड कर पाओगे और सही प्रॉफिट जो वो पता कर पाओगे और सही मार्केट के अंदर आप जो है वो स्टैंड कर पाओगे। अगर आपकी कॉस्ट गलत कैलकुलेट हुई, आप पूरे साल आपने अपनी कॉस्ट कैलकुलेट की कि मेरी कॉस्ट लग रही है पर पेन 6 रुपये, एक्चुअल में थी ये 10 रुपये, आपने 6 रुपये के हिसाब से 8 रुपये में बेचा, पूरे साल भर आपकी सेल बढ़ती गई, आप खुश होते गए, साल के लास्ट में पता चला कि मेरी तो एक पेन बन रही थी 10 रुपये में, बेच रहा था 8 रुपये में। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि भाई हम कॉस्ट क्या करें, सही कैलकुलेट करें। तो जैसे हम पेन बना रहे हैं तो इस पेन से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो सारे के सारे सही तरीके से इस पेन की कॉस्ट कैलकुलेशन के अंदर आ जाने चाहिए। तो फैक्ट्री के अंदर जहाँ बन रही है उससे रिलेटेड इससे जो भी खर्चे होंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, इसको एडमिनिस्टर करने के लिए जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है उसमें जो खर्चे लगेंगे इससे रिलेटेड, उनको हम क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। जब हमारा पेन बन जाएगा तो उसको सेल करने के लिए कुछ खर्चे लगेंगे। सेल करने के लिए कैसे खर्चे लगेंगे, जैसे कि भाई मार्केटिंग करनी पड़ेगी, समझ आ रही बात। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, वैसे इनको साथ में पढ़ा जाता है और साथ में कैलकुलेशन होती है इसकी। सेलिंग का खर्चा क्या है, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए खर्चा। भाई अल्टीमेटली हम किसी न किसी तरीके से मार्केटिंग करेंगे, लोगों तक अप्रोच करेंगे, किसी न किसी तरीके से टीवी में ऐड देंगे, रेडियो में ऐड देंगे, इस तरीके से करेंगे, वो तो किस में आएंगे, सेलिंग ओवरहेड। जब प्रोडक्ट हमारा कस्टमर कहेगा कि भाई हाँ ठीक है मैं लेने के लिए तैयार हूँ, तो हम कई बार कस्टमर को तक पहुँचाने के लिए हम कुछ खर्चा करते हैं, या फिर कस्टमर तक नहीं तो रिटेलर तक पहुँचाने के लिए कुछ खर्चा करते हैं, तो वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कि भाई हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाने के लिए
हम जो भी खर्चा कर रहे हैं वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इन दोनों को साथ में इसलिए पढ़ा जाता है और साथ में इसलिए कैलकुलेट किया जाता है कि भाई सेल होगी तभी हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। और लास्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये भी साथ में पढ़े जाते हैं, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। रिसर्च जो है अल्टीमेटली क्या होता है, हम प्रोडक्ट के अंदर रिसर्च करते जाते जब तक हमें पता भी नहीं होता है कि भाई ये चीज़ सक्सेस होगी या नहीं होगी। जैसे उसके अंदर कुछ फिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं भाई, वो जैसे ही आपने क्लियर कर दिया तब पता चल जाएगा भाई ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। जैसे कि अपन ने कहा कि भाई एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करें जिससे मान लीजिए कि फिर ऐसी कोई कैप्सूल तैयार करें या ऐसा कोई टीका तैयार करें जिससे बच्चे को दे दिया जाए तो उसको फिर पूरे जीवन के अंदर कभी भी बुखार और सर्दी जुकाम नहीं हो। हमने रिसर्च शुरू की, क्या अभी हमें पता है कि ये चीज़ होगी क्या? नहीं, अभी हमें पता नहीं है, हम रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च करते करते हमें पता चला कि भाई ये चीज़ है और इस तरीके से अगर करें तो फिर ये हो सकता है। फिर हम चेक करेंगे भाई क्या हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। बना सकते हैं तो उसकी जो कॉस्ट लगेगी उसके हिसाब से क्या हम सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कुछ फिजिबिलिटी टेस्ट मतलब वो एक तरीके से टिक मार्क करते हैं अपन कि भाई हाँ ये चीज़ हो सकती है, हम बना सकते हैं, हम फाइनेंशियली कैपेबल है और फिर इसको हम सेल कर सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, ओके हो जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट फेज़ के अंदर, डेवलपमेंट फेज़ के अंदर चल जाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, जो हमने तरीका बनाया या जो फार्मूला बनाया उसके हिसाब से कैप्सूल बनाएंगे और आगे उसको तैयार करके प्रोडक्शन करेंगे। क्लियर है? तो ये फंक्शन के हिसाब से कि भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट या फैक्ट्री में है तो वो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री ओवरहेड कह सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और क्लियर है? इसके बाद में एक आता है आपका कंट्रोलेबिलिटी। ये तो सिंपल सही है, सीधा ही है, इनको नाम से ही पता चल रहा है, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। ऐसा खर्चा जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो तो क्या हो जाएगा, कंट्रोलेबल कॉस्ट, और जिसको आप नहीं कर सकते हो वो अनकंट्रोलेबल। जिसमें आप कुछ भी कंट्रोल नहीं लगा सकते तो वो क्या हो जाएगा, अनकंट्रोलेबल। ये इससे ये अच्छा है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है नॉर्मलिटी के हिसाब से। नॉर्मल कॉस्ट और एबनॉर्मल कॉस्ट, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। इस पर कभी बार क्या होता है, स्टेटमेंट बनाया जा सकता है, छोटा सा स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नॉर्मल कॉस्ट क्या है या नॉर्मल ओवरहेड क्या है? ऐसी कॉस्ट जो हमारी लग रही है और हमारे कंपटीटर की लग रही है, पूरी इंडस्ट्री की लग रही है, सबकी लग रही है। ऐसा उसमें कोई ऐसा एक्सेप्शनल नहीं है कि भाई वो हमारी ही लग रही है। समझिएगा, जैसे अपन जो प्रोडक्शन करते हैं उसके लिए कुछ लीगल चार्जेज देने पड़ते हैं, वो हमें भी देने पड़ते हैं, हमारे कंपटीटर को भी देने पड़ते हैं, सबको देने पड़ते हैं। तो वो क्या है, नॉर्मल कॉस्ट है। अब ये नॉर्मल कॉस्ट और एबनॉर्मल कॉस्ट हम अलग अलग क्यों करते हैं? ये हमारे लग रही है, हमारे कंपटीटर के भी लग रही है, तो हम भी अपनी कॉस्ट मान सकते हैं क्योंकि हमारा कंपटीटर भी इसे क्या मानेगा, अपनी कॉस्ट मानेगा, और वो भी अपनी कॉस्ट मानेगा तो उससे क्या करेगा, अपनी यूनिट की कॉस्ट के अंदर उस कॉस्ट को क्या करेगा, ऐड करेगा, और उसको जोड़ के मान लीजिए 6 रुपये आते हैं तो मैं भी कहूँगा 6 रुपये, वो भी कहेगा 6 रुपये आते हैं, मतलब 5 रुपये दूसरे और 1 रुपये ये नॉर्मल कॉस्ट कोई और है, तो ये मिला के 6 रुपये, तो वो 6 रुपये कहेगा और हम भी 6 रुपये कहेंगे और उसके हिसाब से सेल प्राइस डिसाइड करेंगे। क्लियर है? कुछ जैसे यूनिट के प्रोडक्शन पे लीगल चार्जेस है जो कि मैंडेटरी है देने, हम भी दे रहे हैं, हमारे कंपटीटर भी दे रहे हैं, तो वो क्या है, नॉर्मल कॉस्ट। अब क्या हुआ, हमारी यूनिटें जो है वो प्रोडक्शन के लिए मटेरियल वगैरह जैसे हम लेके आ रहे थे, तो मटेरियल की कॉस्ट हमारी भी लगती है, हमारे कंपटीटर की भी लगती है, वो क्या है, नॉर्मल कॉस्ट। अब हमारा जो ड्राइवर है जो मटेरियल लेके आ रहा था वो सुबह सुबह बढ़िया सेट होके और गाड़ी फुल स्पीड के अंदर चलाता हुआ आ रहा है, और आते हुए पुलिस वाले ने रोका है, उसने ब्रेक दिए नहीं और गाड़ी भगाता हुआ गया और आगे जाके किसी डिवाइडर में फिट हो गया, और अल्टीमेटली फिर पुलिस वालों ने पकड़ लिया और फाइन लगाया, मान लीजिए 50,000 रुपये। अब ये कॉस्ट हमारी तो लगी है, क्या हमारे कंपटीटर की लगी है क्या? नहीं।
समझ आ रही बात। अब ये 50,000 रुपये लगे, हमने कहा कि ठीक है हम 50,000 यूनिट बनाते हैं, तो 50,000 यूनिट में ये 50,000 एक्स्ट्रा ऐड कर देते, हर यूनिट की कॉस्ट 1-1 रुपये बढ़ा देते। क्या इस पेनल्टी के लिए कस्टमर देने के लिए तैयार होगा क्या? नहीं। कारण क्या है? क्योंकि कंपटीटर के तो ये कॉस्ट नहीं लगी है। समझ आ रही बात? क्या वो अपने कस्टमर से ये कॉस्ट रिकवर करेगा? नहीं, उसकी लगी नहीं है। समझ आ रही बात? तो एबनॉर्मल क्या है? ऐसी कॉस्ट जो नॉर्मली इंडस्ट्री में नहीं लगती है, हमारी गलती की वजह से या हमारे मिसमैनेजमेंट की वजह से हमारे लगी है, वो क्या कहलाती है? एबनॉर्मल कॉस्ट। समझिएगा दोनों में थोड़ा सा फर्क और कहाँ जाता है। नॉर्मल कॉस्ट जब लगती है, नॉर्मल कॉस्ट जब लगती है तो ये क्या करती है? कॉस्ट पर यूनिट को बढ़ा देती है। एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट जब लगती है तो ये सीधा कॉस्टिंग P&L में जाती है और ये लॉस को बढ़ा देती है। समझिएगा ये क्या कहने का मतलब क्या है। नॉर्मल कॉस्ट जैसे मेरी कुछ 1 लाख रुपए लगती है 50,000 यूनिट पे, तो उसमें क्या करूँगा मैं? हर यूनिट पे 2-2 रुपये जोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल कॉस्ट है, बाकी कंपटीटर के भी लग रही है, मेरे भी लग रही है, सबके लग रही है, तो सब क्या करेंगे? 2-2 रुपये कॉस्ट में जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगी? कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगी। लेकिन मेरा 50,000 रुपये का मेरे ऊपर फाइन लग गया, क्या ये मैं कस्टमर से चार्ज कर सकता हूँ क्या? नहीं। क्या मैं ये मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर ऐड कर सकता हूँ क्या? नहीं। ये मुझे सीधा मेरे कॉस्टिंग P&L के अंदर लेके जाना होगा, और ये मेरा अकेले का लॉस है, ये मेरा क्या करेगा? लॉस को बढ़ाएगा। क्या यहाँ तक की बात समझ आई? क्लियर है? आगे चलें। क्लियर है? आगे चलें। अब इसके अलावा कुछ अलग अलग तरीके की कॉस्ट होती है। एक है जैसे, ये इनके नाम से ही पता चल जाएगा ना, ज़्यादा इनमें दिक्कत आएगी नहीं, कुछ जो है वो उनको समझने की ज़रूरत है। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी कॉस्ट जो आपने एडवांस के अंदर पता कर दिया। मैंने पता किया कि भाई ये पेन जो वो बनाऊंगा, एक पेन तो मेरी क्या कॉस्ट लगेगी, या 10,000 पेन बनाऊंगा तो क्या कॉस्ट लगेगी, मैंने इसके एडवांस में कैलकुलेट कर दी। मैंने कहा भाई 10,000 पेन बनाऊंगा तो इतने का मटेरियल लगेगा, इतने का लेबर लगेगा, इतने का ओवरहेड लगेगा, टोटल ये कॉस्ट होगी, और डिवाइड बाई 10,000 पर यूनिट मेरी ये कॉस्ट रहेगी। तो ये क्या होगी? प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। क्लियर है? एक होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? ये भी प्री डिटरमाइंड ही है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है प्री डिटरमाइंड और स्टैंडर्ड। प्री डिटरमाइंड के अंदर हम एडवांस के अंदर कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड के अंदर स्टैंडर्ड एफिशिएंट जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसके हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो कितनी कॉस्ट लगेगी। ये हम क्यों कैलकुलेट करते हैं समझिएगा, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं। स्टैंडर्ड के अंदर सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट जो वो स्टैंडर्ड या एक एफिशिएंट जब हमारा सिस्टम होगा उसके हिसाब से कितनी कॉस्ट लगेगा। अब ये हम क्यों कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट और ये प्री डिटरमाइंड कॉस्ट? जैसे हमने कैलकुलेट किया कि ये पेन जो है वो 10,000 पेन बनाने के लिए हमें एक एफिशिएंट जो सिस्टम है उसके हिसाब से कितने रुपए लगने चाहिए? 60,000 रुपये लगने चाहिए। तो इसमें 10,000 पेन तैयार हो जाएगी। तो पर पेन कितने लगेंगे? 6 रुपये लगेंगे। अगर हमने स्टैंडर्ड कैलकुलेट किया है तभी हम क्या करेंगे, साल के लास्ट में एक्चुअल नतीजे देखेंगे कि भाई
एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी, मान लीजिए 65,000 के अंदर 10,000 यूनिट तैयार हुई, तो एक यूनिट के लिए कितना लगा, 6.5। तो हम क्या कर पाएंगे, इनका डिफरेंस पता कर पाएंगे। और इस डिफरेंस को यहाँ पर एक अलग वर्ड यूज लिया जाता है, जैसे अपन क्या कहते हैं, वेरिएंस। डिफरेंस की जगह क्या वर्ड यूज होता है, वेरिएंस। हालांकि ये जब टेक्निक ऑफ आएगा तब अपन इसको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में भी थोड़ा सा बात करें। ये हमारा एक चैप्टर होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसके अंदर अपन ये सारी बातें करते हैं कि भाई ये जब हम कैलकुलेट करते हैं तभी हम पता कर पाते हैं कि भाई हमने जो तय किया था, जो स्टैंडर्ड तरीके से के हिसाब से होना चाहिए और जो एक्चुअल में हुआ उनके अंदर क्या गैप है। उसके हिसाब से ही कई कंपनियां जो क्या करती है, अपने मैनेजमेंट को या अपने लेबर को या एम्प्लॉयज़ को क्या करती है, उनका इंसेंटिव तय कर देती है कि भाई ये 6 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बनना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने 5.5 के हिसाब से तय बना दिया 55,000, तो आपने क्या कर दिया, हमारे 60,000 की जगह 55,000 ही लगाए, तो हमारे 5,000 रुपये बचा दिए। तो हम क्या कर देंगे, इसमें से 50% आपको बोनस दे देंगे, 2,500 रुपये आपको बोनस दे देंगे। क्लियर है। तो ये क्या हो गई, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट या स्टैंडर्ड कॉस्ट। उसके बाद में लिखा है मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट, जिसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। मार्जिनल कॉस्ट कह दो या वेरिएबल कॉस्ट कह दो। डेफिनेशन के हिसाब से क्या कहते हैं इसको, कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा 1 यूनिट। कि भाई एक यूनिट अगर हम प्रोडक्शन बढ़ा दें, एक यूनिट अगर हम ज़्यादा बनाएं तो हमारी कॉस्ट के अंदर कितना बढ़ेगा, वही होगी अल्टीमेटली प्रोडक्ट बेस्ड कॉस्ट। की भाई एक प्रोडक्ट के लिए कितनी कॉस्ट लग रही है, वो क्या हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट। और ध्यान रखिएगा, वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट को हम क्या करते हैं, हमेशा पर यूनिट ही कैलकुलेट करते हैं, पर यूनिट ही पढ़ते हैं। क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, बेनिफिट फोरगोन, जो कि बेनिफिट हमने छोड़ दिया या छूट गया हमसे। जैसे कि भैया एक आदमी ने सीए किया, उसके पास अलग अलग ऑप्शन थे, या तो वो क्या करे, प्रैक्टिस कर ले या जॉब कर ले, या कोई हमारे जैसा जो वो टीचिंग में आ गया, ठीक है, या जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब में चला गया। क्लियर है। यहाँ प्रैक्टिस में मान लीजिए उसको मिलता है 50,000 रुपये पर मंथ, एग्जाम्पल है ना। जॉब में चला जाता तो उससे मिल जाता जैसे 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। टीचिंग के अंदर मान लीजिए उसको मिल जाता 23,000 रुपये पर मंथ। और गवर्नमेंट जॉब के अंदर मान लीजिए मिल जाता उसे 60,000 रुपये पर मंथ। अब समझिएगा, अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं क्या कहूँगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि मैं अगर प्रैक्टिस नहीं करता तो क्या करता, इन तीनों में से ज़्यादा क्या है, जॉब में, तो मैं क्या कहता कि मैंने 1 लाख रुपए छोड़ के मैं क्या कर रहा हूँ, ये 50,000 रुपये कमा रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इस प्रैक्टिस के लिए ये 1 लाख रुपए छोड़े हैं, तो इसका मतलब फ्यूचर के अंदर मुझे इसका वापस हर्जाना मिलना चाहिए। तो ये क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहीं पर अगर जॉब जो कर रहा है वो क्या कहेगा, अब इसके पास सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव क्या था, प्रैक्टिस ये और गवर्नमेंट जॉब, तो ये क्या कहेगा 60,000 रुपये पर मंथ। तो हमेशा क्या कहेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब भी कैलकुलेट करेंगे तो क्या देखते हैं, सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव। क्लियर है भाई। वो ये जवानी है दीवानी या कौन सा मूवी है जिसके अंदर वो बन्नी होता है, तो दीपिका पादुकोण कहती है कि बन्नी कहीं भी रहे तो हमेशा कुछ न कुछ तो छूट ही जाता है। तो ये जो कुछ न कुछ छूट ही जाता है वो जो है वो क्या है, अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। शायद उदयपुर के अंदर वो पहाड़ के ऊपर बैठे होते हैं तब वो
ऐसा बोलते कि भाई अभी वहाँ जाते तो वहाँ पर अपन ये संगीत वगैरह अटेंड कर पाते, लेकिन वहाँ नहीं जा पाए। तो कहती है कि भाई वहाँ जाते हैं तो ये छूट जाता, अभी जो सनसेट देख रहे हैं वो रह जाता। तो हमेशा कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। उसके बाद में है शट डाउन कॉस्ट। शट डाउन कॉस्ट क्या होता है, इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, नाम से क्या लगता है शट डाउन मतलब कि बिजनेस बंद करने के लिए जो कॉस्ट लगे, जबकि ऐसा नहीं। शट डाउन कॉस्ट है ऐसी कॉस्ट जो हम बिजनेस बंद भी कर दें तो भी हमारी लगेगी। अब ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो बिजनेस बंद कर दें तो भी लगेगी, परमानेंट बंद की बात नहीं कर रहे अपन। जैसे कि अपना काम है कि अपन क्या करते हैं, ये गर्मियों में आम जो है उनका जूस बना बना के बेचते हैं। क्लियर। गुजरात से आते हैं, बेनमाल के अंदर आते हैं, दुकान लगाते हैं और ये जितने समय जो है वो आम की सीजन रहती है तब तक अपन इसको क्या करते हैं, रखते हैं दुकान के अंदर, जूस वगैरह बनाते हैं, बेचते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। अब समझिएगा, अगर हमारी जैसे दुकान अच्छी फेमस है तो अब हमने जैसे ही सीजन ऑफ हुई तब हम वापस मान लीजिए गुजरात में चले जाते हैं, वहाँ कुछ और व्यापार करते हैं। अब हमारी दुकान का नाम है तो क्या हम उस दुकान को या उस जगह को छोड़ना चाहेंगे क्या? नहीं। समझ आ रही बात? जैसे हमने ये 4 महीने काम किया और 8 महीने हम काम नहीं करते हैं, लेकिन 8 महीने नहीं काम करेंगे तो भी उस दुकान को रखने के लिए उस दुकान क्या करें, क्या दुकान का किराया देते रहेंगे, ताकि जब अगले साल आए तब हमें वापस शुरू से जीरो से शुरू नहीं करना पड़े। हम वापस उसी दुकान में आएंगे, जो हमारे पुराने कस्टमर है वो सीधे हमारे पास आ जाए और हम क्या कर देंगे, अपना व्यापार शुरू कर दें। तो हमने टेम्प्रेरी बिजनेस बंद किया है तब भी हमारी कुछ कॉस्ट जो वो लग रही है। समझ आ रही बात? या हो सकता है कुछ ऐसी और कोई है जो कि ऑफ सीजन में हम बंद करते हैं, उसके अंदर मान लीजिए किसी गार्ड को रखते हैं, तो वो भी क्या है, शट डाउन कॉस्ट की, बिजनेस बंद कर रखा है लेकिन फिर भी ये कॉस्ट जो वो क्या हो रही है, लग रही है। तो कॉस्ट जो हमारी लग रही है इवन हमारे बिजनेस के शट डाउन होने पर भी, तो क्या कहलाएगी, शट डाउन कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है। संक कॉस्ट, कॉस्ट जो हमें पास्ट में लगी थी वो क्या कहलाएगी, संक कॉस्ट। जैसे मोबाइल खरीदा था तब हमने 90,000 रुपये में खरीदा था, आज उसको 5-6 महीने हो गए, तो वो जो 90,000 रुपये वो क्या है, संक कॉस्ट, क्योंकि वो लग चुकी है, अब उसका कोई मतलब नहीं है। आगे इनका रिलेवेंस कहाँ आता है, जब हम बात करते हैं रिलेवेंट कॉस्ट और इरेलीवेंट कॉस्ट की। ये दो वर्ड पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद रिलेवेंट और इरेलीवेंट कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। एक है एब्सोल्यूट कॉस्ट, एक है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। डिस्क्रिशनरी मेरे को लग ही रहा था स्पेलिंग में मैं कुछ ना कुछ मिस्टेक कर ही रहा हूँ। ठीक है। एब्सोल्यूट कॉस्ट क्या है, कॉस्ट इन टोटल, कि भाई कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस की टोटल मिला के कॉस्ट क्या लग रही है वो क्या कहलाएगी, एब्सोल्यूट कॉस्ट। जैसे एक पेन के लिए 3 रुपये वेरिएबल है, 2 रुपये फिक्स है, टोटल मिला के 5 रुपये लग रहे हैं। या इसको ऐसे इस हिसाब से कहेंगे भाई प्रोडक्शन के, एडमिनिस्ट्रेशन के, सेलिंग के और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के टोटल मिला के एक पेन को बनाने में 5 रुपये लग रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, एब्सोल्यूट कॉस्ट ये कह दो, या एब्सोल्यूट कॉस्ट कह दो, या इन टोटल कॉस्ट कह दो। क्लियर। एक होती है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट क्या होती है, ये वही चैप्टर कंप्लीट हो उस वक्त मेरे को याद दिलाना, ये एक बार पूरा हो जाए उसके बाद में बात करेंगे। ओवरहेड और कॉस्ट के अंदर क्या फ़र्क होता है वो अपन बात करेंगे, मेरे को लास्ट में याद दिलवाना है ना, जिस दिन ये चैप्टर कंप्लीट होने को है ना उस दिन मेरे को बताना था कि उस दिन अपन इसको डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट का मतलब क्या है, हिंदी में ऐच्छिक कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जो कि हमारी इच्छा के ऊपर है। इनके अंदर क्या होता है, मेन चीज़ होती है इनके अंदर कॉज एंड इफेक्ट का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता।
समझिएगा। जैसे इसका सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट एग्जांपल है मार्केटिंग कॉस्ट। मार्केटिंग में मैं कितना खर्चा करूँ या कोई भी कंपनी कितना खर्चा करे, ये उसके टोटल मैनेजमेंट की इच्छा के ऊपर है। क्लियर? डिस्क्रिशनरी एचसी कॉस्ट। और इनका गुण क्या है कि इनके कॉज एंड इफेक्ट जो है वो पता नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैं 10,000 की मार्केटिंग करूंगा तो मेरी 2,000 यूनिट सेल होगी, तो मैं 20,000 की मार्केटिंग कर दूं तो 4,000 की सेल होगी, 30,000 की कर दूं तो 6,000 की सेल होगी। हो सकता है कि मैंने सिर्फ 2,000 की ही मार्केटिंग की और मैंने 1,00,000 यूनिट सेल कर दी, और हो सकता है मैंने 1,00,000 रुपए की मार्केटिंग की और मैं 2,000 यूनिट भी सेल नहीं कर पाया। तो इनका कोई ऐसा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन नहीं होता है कि भाई इतने की मार्केटिंग करोगे तो इतनी यूनिट सेल हो जाएगी, या इतने की मार्केटिंग करोगे तो इतना मार्केट कैप्चर कर लोगे। ऐसा कुछ भी तय नहीं है। समझ आ रही बात? क्लियर है? तो ये क्या कहलाती है? आपकी डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। फिर एक होती है रिलेवेंट कॉस्ट, एक होती है इररिलेवेंट कॉस्ट। रिलेवेंट कॉस्ट जो डिसीजन के कारण चेंज हो गए या डिसीजन के कारण लगे तो वो क्या कहलाएगी? रिलेवेंट कॉस्ट। और अदरवाइज क्या कहलाएगी? इररिलेवेंट कॉस्ट। समझिएगा। जैसे कि आपने तय किया कि मैं सेल्फ स्टडी करूं या कोचिंग लूं। सेल्फ स्टडी करूं तो कॉस्ट लगेगी मान लीजिए 0, और कोचिंग करता हूं मेरी कॉस्ट लगेगी मान लीजिए 10,000 रुपये। और आपने कोचिंग का तय किया तो ये 10,000 रुपये आपके लिए क्या हो जाएंगे? रिलेवेंट कॉस्ट। क्यों? क्योंकि आपने डिसीजन लिया और उसके कारण ये आपकी क्या हो रही है? कॉस्ट लग रही है। ठीक है। फिर आपने कहा कोचिंग करूंगा, ये तय कर लिया। अब आपने मान लीजिए 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट देखी और तीनों की फीस जो वो कितनी है? 10,000। पहले की भी 10,000, बी की भी 10,000 और सी की भी 10,000। अब आपने कहा कि बी से कोचिंग करूंगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट बी से मैं कोचिंग करूंगा। अब ये क्या है? आपकी इररिलेवेंट कॉस्ट। क्यों? क्योंकि 10,000 आपने पहले ही मान लिया कि भाई कोचिंग करूंगा 10,000 रुपये लगेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन इससे रिलेटेड ऐसा नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो देखिए, हमारी संक कॉस्ट है, क्या वो हमारी रिलेवेंट कॉस्ट है या इररिलेवेंट कॉस्ट है? एक और वर्ड पहले मैं लिख देता हूँ, एक होता है कमिटेड कॉस्ट। कमिटेड कॉस्ट क्या? ऐसी कॉस्ट जो हम पहले ही कमिट कर चुके। मान लीजिए एग्रीमेंट कर दिया कि अपन ने, जैसे अपन ने जो अपना सप्लायर उससे कमिटमेंट कर दिया कि हम आपसे ही जो वो 10,000 kg मटेरियल खरीदेंगे 3 रुपये के हिसाब से, तो 10,000 इंटू 3 30,000 का, ये अपन ने एग्रीमेंट कर दिया। तो अब 30,000 रुपये ये देना है, ये फिक्स हो गया, ये कमिटेड कॉस्ट हो गई। क्लियर है? अब इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया, जैसे संक कॉस्ट जो है वो क्या आपकी रिलेवेंट कॉस्ट है या इररिलेवेंट कॉस्ट है? इररिलेवेंट। समझ आ रही बात? क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट पास्ट में लग चुकी है, अब इसका कोई सेंस बचा नहीं। पूछ लिया जैसे कि कमिटेड कॉस्ट क्या है, रिलेवेंट है या इररिलेवेंट है? क्लियर? इररिलेवेंट। ठीक है। अब एक और होती है कन्वर्जन कॉस्ट। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है? हमारे मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारी कॉस्ट लगती है। भाई अपन ने जैसे प्लास्टिक और इंक ले आए, तो इस प्लास्टिक और इंक से पेन बनाने के लिए बहुत सारे खर्चे करेंगे, तब जाके ये प्लास्टिक और इंक से पेन बनेगी।
ठीक है। तो इस मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो भी कॉस्ट लगी वो हमारी क्या कहलाएगी, कन्वर्जन कॉस्ट। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें पॉइंट एक ही आता है जिस पे क्वेश्चन आता है, इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट ऐड नहीं होती है। क्या नहीं होती है, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट इसमें ऐड नहीं करते हैं। जैसे कि एक पेन को बनाने के लिए हमने उसमें डायरेक्ट मटेरियल लगाया, लिया 3 रुपए का, फिर डायरेक्ट लेबर जो लगे 2 रुपए के, इनडायरेक्ट मटेरियल लगा 1 रुपए का, इनडायरेक्ट लेबर लगा 1 रुपए का, और ओवरहेड लगे 3 रुपए के, और पूछ लिया जाए कि कन्वर्जन कॉस्ट क्या है, तो ध्यान रखिएगा कन्वर्जन कॉस्ट में ये इतना पार्ट आएगा, ये डायरेक्ट मटेरियल नहीं आएगा। तो हम क्या कहें, कन्वर्जन कॉस्ट कितनी, 2 3 4, 4 और 3 7 रुपये, तो कितना हो जाएगा 7 रुपये। क्लियर है? क्लियर है? अब एक आता है, इसमें क्या है, नोशनल कॉस्ट। हिंदी में बोले तो भाई, हिंदी में मात्राएं मेरी इधर उधर हो सकती है ना, मानी हुई कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जो एक्चुअल में है नहीं, हम जैसे मानते हैं, समझिएगा। डायरेक्ट मटेरियल ऑलरेडी मटेरियल कॉस्ट हो गया, हाँ मटेरियल के अंदर आएगा, लेकिन अगर पूछा जाए, जैसे कई बार इसका सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं कि भाई ये डायरेक्ट मटेरियल ये है और कन्वर्जन कॉस्ट कैलकुलेट करो, तो कन्वर्जन के अंदर डायरेक्ट मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए कॉस्ट जो भी लगती है वो सारा हम ऐड करते हैं, लेकिन डायरेक्ट मटेरियल नहीं करते, क्यों, डायरेक्ट मटेरियल पहले से ही डायरेक्ट मटेरियल के अंदर ही आएगा। नोशनल कॉस्ट क्या होती है, ऐसी कॉस्ट जो एक्चुअल में लग नहीं रही है, जिसे हम क्या करते हैं, मानते हैं, समझिएगा। जैसे कि मेरा जो घर है, मान लीजिए उस घर को मैं किराए पे देता था और किराए पे 10,000 रुपये मेरे आ जाते थे। क्लियर है? अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलूँगा। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलूँगा तो क्या होगा, ये 10,000 रुपये मेरे आने बंद हो जाएंगे। क्लियर है? ये 10,000 रुपये क्या हो जाएंगे, मेरे आने बंद हो जाएंगे। ये जो आने बंद हो जाएंगे, ये हमारा क्या कहलाएगा भाई, इसको क्या मुझे कॉस्ट के अंदर कंसिडर करना चाहिएगा, बिल्कुल करना चाहिए। क्यों भाई 10,000 रुपये मेरे आ रहे थे और जो ही मैंने ये कोचिंग खोली वैसे ही मेरे ये 10,000 रुपये आने बंद हो गए। तो कम से कम मैं 10,000 से तो ज़्यादा मुनाफा कमाऊँ भाई, 12,000 का मुनाफा कमाता हूँ तब मुझे कोचिंग खोलनी चाहिए, नहीं तो कोचिंग नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि मेरा किराया ही आ रहा है। तो इस 10,000 रुपये को क्या करता हूँ मैं, मेरी कॉस्ट के अंदर मानता हूँ कि भाई कोचिंग के अंदर मान लीजिए बाकी के 30,000 रुपये खर्चे ये, और 10,000 रुपये के ये जो आना बंद हो गया है, ये जो है ये खर्चा हो गया, तो 40,000। तो मैं क्या कहूँगा, कम से कम मुझे 40,000 का रेवेन्यू इससे कमाना है। तो ये जो 10,000 रुपये ये क्या है, नोशनल कॉस्ट, जो कि मैंने मानी है, एक्चुअल के अंदर किसी को देना नहीं है 10,000 रुपये, लेकिन ये इस कॉस्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ। क्लियर है, समझ आ रही बात? ठीक है, इसके लिए नोशनल कॉस्ट कहते हैं, इसी के अलग अलग नाम हैं, इनमें थोड़ा सा फर्क है जो कि अपन बाकी देखेंगे। इम्प्लिसिट कॉस्ट या जैसे इम्प्यूटेड कॉस्ट भी कहते हैं। वैसे इनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस में न जाए तो भी ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नोशनल कॉस्ट, इम्प्लिसिट या इम्प्यूटेड कॉस्ट जो है वो कहते हैं। इसके जस्ट ऑपोजिट क्या होती है, जो जैसे अपन कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जो जिसके लिए अपने को एक्चुअल पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अपने जो सफाई करने आ रहे हैं उनको अपन सैलरी दे रहे हैं, या फिर और कोई आ रहा है उसको सैलरी वगैरह दे रहे हैं, जिसमें एक्चुअल का पेमेंट होता है, जिसे आउट ऑफ पॉकेट कह सकते हैं, या एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो वो कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक का?
एक लास्ट जो है वो लिखा है कैपिटलाइज कॉस्ट। ये आपको पता ही है भाई, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, कॉस्ट ऐसी होती है जिनको हम पहले कैपिटलाइज करते हैं और फिर धीरे धीरे उनको चार्ज करते हैं। अपन उनको अपनी अकाउंटिंग भाषा में जैसे असेट कहते हैं। असेट खरीदते हैं वो भी है क्या, खर्चा, लेकिन उससे हम क्या कहते हैं, कैपिटलाइज कॉस्ट, कि भाई इस खर्चे को अपन पहले कैपिटलाइज कर देते हैं, फिर उस खर्चे का जितने सालों में फ़ायदा मिलेगा ओवर द पीरियड धीरे धीरे उसको राइट ऑफ करते हैं, वो क्या कहलाएगी, कैपिटलाइज कॉस्ट कहलाएगी। अभी अपन ने जो नोट्स ऐसे पढ़ाए हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू पढ़े हैं, कुछ पार्ट पढ़ा है, कुछ पार्ट उसमें से जो छोड़ा है जिसको अपन आगे बात करें। जितना पार्ट पढ़ा है ना उसको एक बार आप हैंड रिटन नोट्स जो अपलोड किए गए उससे एक बार वापस देख लीजिएगा, बाकी का अपन आगे डिस्कशन कल रखते हैं ना। क्लियर है? और कोई डाउट वगैरह हो तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा या ग्रुप में डिस्कशन कर दीजिएगा, और नहीं हो, अगर लगे कि भाई नहीं इससे मेरे को सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है और मेरे को और इसके बारे में डाउट आ रहा है, तो आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप कर दीजिएगा। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक का? ठीक है, तो कल मिलते हैं।